उस रात उनके शयनकक्ष में आने की आहट पाते ही वो करवट बदलकर दम साध कर लेट गई तो वे चुपचाप सो गए। अगली रात उनके प्रणय स्पर्श पर इठलाकर बोली कि आज मुझे नींद आ रही है, तो वे सॉरी बोलकर सो गए। कुछ दिन यही क्रम चला तो अब अंबर ने इतने हल्के से दूरी बनाकर सोना शुरू कर दिया कि अवनी का तो दिलो दिमाग असमंजस का घर बन गया। ऐसा पति तो किसी सखी ने नहीं बताया था। कोई मनाता तो कोई अधिकार जताता था और इसी बहाने आई लव यू कहने सुनने का अवसर मिल जाता था। लेकिन उसके छोटे से दिमाग के सामान्य ज्ञान के अनुसार ऐसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता था जो शादी के मात्र कुछ महीनों बाद बगल में अस्त व्यस्त वस्त्रों में लेटी इतनी खूबसूरत पत्नी को यूं दूरी बनाकर सो सकता हो, वो भी इतने दिनों तक। कहीं अंबर उससे नाराज़ तो नहीं, ये जानने के लिए एक दिन स्वयं ही नारी सुलभ लज्जा त्यागी तो पाया कि वे नाराज़ नहीं थे, बस उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध तंग नहीं करना चाहते थे। उसके बाद से यही नियम सा बन गया। वे तभी उसके करीब आते जब वो पहल करती। उनसे प्यार का इजहार करवाने का ये दांव भी उल्टा पड़ चुका था। तभी एमए का परीक्षा फल आ गया और अंबर ने बिल्कुल पापा के अंदाज में पूछा, अब आगे क्या करना है? हे भगवान, स्नातकोत्तर के बाद अब क्या पढ़ाना चाहते हैं ये? क्या ये पढ़ाई अब भी पीछा ना छोड़ेगी? मन ही मन सोचकर कुढ़ गई अवनी। जब 2 दिन में तीसरी बार अंबर ने वही प्रश्न दोहराया तो फिर कुछ बोलना ज़रूरी हो गया। जी, मैं कोई तकनीकी शिक्षा ले लूँगी। मुझे घर सजाने का बहुत शौक़ है। वेरी गुड, बिल्कुल पापा के ही अंदाज में उत्तर मिल गया और इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्स में प्रवेश दिलवा दिया गया। बड़े ही सपाट ढंग से ये भी बता दिया गया कि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती बच्चों का दायित्व नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज छोड़ने ले जाने के लिए कार और ड्राइवर नियुक्त हो गए। चुलबुली अवनी के अंदस के पिंजड़े में बंद ख्वाहिशों को कॉलेज में जानकर नए पंख मिल गए। कई साथियों का एक समूह बना जिसमें लड़के और लड़कियां बराबर थे। कैंटीन में मस्ती, कभी कैफेटेरिया तो कभी शॉपिंग मॉल उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन। जब वो अवनी से साथ चलने को कहते तो उसका मन तो बहुत होता, पर अंबर से पूछे बिना उसकी कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए हर बार उनसे फ़ोन करके पूछती। वो कार्यालय में काम करते करते हर बार फ़ोन पर हाँ कर देते थे। भोली और बातूनी अवनी के दिल में वैसे भी कोई बात टिकती न थी। एक बार हंसी हंसी में अपनी नए सहेलियों से अंबर की निर्लिप्तता का जिक्र किया तो उन्होंने बिल्कुल नया और नायाब नुस्खा सुझाया, उन्हें पुरुष मित्र की बातों से जलाने का। बस फिर क्या था, काम शुरू हो गया। सबसे हंसमुख साथी निदान का जिक्र रोज़ अंबर से किया जाने लगा। कॉलेज में जब उसका समूह हंसकर सेल्फी ले रहा होता तो वो जानबूझकर निदान से सटकर खड़ी होती। घर पर भी जब सबको बुलाया तो निदान को बेस्ट फ्रेंड कहकर अंबर से मिलाया। एक दिन निदान ने अपने घर पर गेट टुगेदर रखा। किसी के घर गेट टुगेदर के लिए जाने का अवनी के लिए पहला मौका था, तो वो अकेले रहता था। अवनी ने अंबर से फ़ोन करके पूछा तो वो उसकी बात सुने बिना झल्ला गए कि बात बात पर पूछने की क्या ज़रूरत है। उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग भी थी। निदान ने अवनी को उनके मनपसंद गीतों का संकलन एक पेन ड्राइव में देने को कहा था। वापसी में सब लोग निकलने लगे तो उसने अवनी को पेन ड्राइव ढूंढने के लिए रोक लिया और एकांत मिलते ही अवनी को बाहों में कस लिया। हतप्रभ अवनी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी होकर रोते रोते फिर अंबर को फ़ोन किया। घर का रास्ता, वो कहाँ खड़ी है, उसे कुछ मालूम न था। अंबर उसका मोबाइल लोकेट करके उसे लेने पहुँचे तो वो सिसक कर रो पड़ी। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मैं आत्महत्या ही कर लेती। अवनी के मुंह से शब्द कम निकल रहे थे और रुलाई की हिचकियाँ ज़्यादा। उफ, अब बस भी करो, हद होती है बेवकूफ़ी की। खैर छोड़ो, मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर के लिए अब भी निकलना है। 2 दिन बाद लौटूंगा। अंबर ने पहली बार उससे झिड़क कर बात की थी।
वो भीतर तक सहम गई। उसे लगा प्यार पाना तो दूर, अब तो उनका अच्छा व्यवहार भी उससे छिन गया। उसकी तो ज़िंदगी ही बेकार हो गई। वो आंगन में ही ज़मीन पर बैठ गई और वहीं बैठी रही। उसका ग्लानि से आरक्त चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने को आतुर सैलाब रखा था। शाम होने लगी थी। तभी अंबर के कोमल स्वर कान में पड़े, अंदर नहीं चलना है। अवनी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आप तो तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें झिड़कने की ग्लानि भी थी मन में। दीनू काका ने फ़ोन करके तुम्हारी हालत बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। कार वापस मुड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सारी ज़िंदगी करता रहा हूँ और करता रहूँगा, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, कहकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। अवनी ने चौंक कर अपनी आंखें अंबर की आंखों पर टिका दी। ये क्या कह दिया था उन्होंने? कहीं उसके कान बजने तो नहीं लगे? लगभग साल भर से उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद अंबर ने जो नहीं कहा था, वो आज उसकी पलकों का सैलाब बांध तोड़कर बह चला। वो दौड़कर उसके सीने से लगकर सुबक पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे निदान के बारे में जो कुछ भी पहले कहा था, वो आपको जलाकर आपका प्यार पाने के लिए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मुझे आपका प्यार चाहिए था बस। मैं बुद्धू हूँ मगर चरित्रहीन नहीं। अब उसकी बातें सुनकर अंबर को हंसी आ गई। वे उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोले, चुप हो जाओ अवनी। तुमने वहाँ जाने से पहले मुझसे तुमने फ़ोन सोच करके भी पूछना कैसे तो लिया चाहा कि मैं था। तुम्हें चरित्रहीन समझूंगा। इंसान की इतनी पहचान तो है मुझे, और तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तभी दीनू काका ने दरवाज़ा खटखटाया और उनकी इजाज़त लेकर कॉफ़ी रखकर चले गए। अंबर ने उसे हाथ में कॉफ़ी का मग देकर एक मग खुद उठा लिया। बोलो अवनी, तुम्हारी कौन सी चाह मैंने पूरी नहीं की जो तुम्हें ऐसा लगा? दोबारा वही सधी हुई आवाज़। अवनी चुप। क्या समझाए, कैसे समझाए? अंबर फिर अपने प्रशासनिक अधिकारी वाले खोल में आ गए थे। फिर से वही माहौल बन गया था जो उसे फरियाद लेकर आया कोई छोटा अधिकारी होने का बोध कराता था, और उसके शब्द ज़बान का साथ छोड़ देते थे। लेकिन तभी उसे लगा कि अगर आज वो झिझक गई, लजा गई, तो ये अवसर जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आपने मेरी हर चाहत पूरी की, मगर मुश्किल तो यही है कि मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। जब कोई हम पर अधिकार समझता है, जब कोई हमारे सामीप्य से खुश और दूर जाने से दुखी होता है, हमारे छिनने के एहसास से डरता है, तब हम समझते हैं कि वो हमें प्यार करता है। प्यार वो है जो हमें किसी की नज़रों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराता है। मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ, मगर आपके मन में मेरे करीब आने की ललक हो, ये कहने की बात थोड़े ही है। इसीलिए मैं कितनी तरह से श्रृंगार कर, लेकिन कभी लगा नहीं कि मेरे रूप ने, मेरे प्यार ने, गुणों ने आपको मुग्ध किया है, सुकून दिया है। क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, आपके योग्य नहीं लगती? कहते हुए अवनी ने अपनी निश्चल निगाहें सीधी अंबर की आंखों पर टिका दी, तो उसका सामना जीवन के सबसे सुंदर सच से हुआ, जो काम जमाने के बजाय कई आड़े तिरछे उपाय नहीं कर सके थे। वो दिल से कह गई। सीधी सच्ची बातों ने कर दिया था। निष्प्रता का आवरण पिघलाकर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे कोमल भाव अंबर के चेहरे पर प्रकट हो गए थे। नहीं नहीं अवनी, ऐसा नहीं है, बल्कि अंबर ने एक आकुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द कस दिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। अवनी, छोटी सी उम्र में जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिताजी की मदद से ही मैं पढ़ा और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पाया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुमसे विवाह किया तो दिल में केवल उन्हें तनाव मुक्त करने की बात थी, मगर जब तुम अपने अप्रतिम रूप में भोग्या बनकर मेरे सामने आई तो मन में ग्लानि से भर गया। उम्र के 15 वर्ष का अंतर मेरे मन को मथने लगा।
लगा कि मैं तुम्हारी शिक्षा और विवाह का दायित्व लेकर भी तो तुम्हारे पिता को तनाव मुक्त कर सकता था। मैं तुम्हें छूता तो भी लगता कि अपराध कर रहा हूँ, और ना छूता तो भी। शायद इसीलिए तुमने मेरे भीतर कभी वो पिपासा नहीं महसूस की, जिसके कारण इंसान शरीर की हदों को पार कर मन तक पहुँच जाता है। शायद इसीलिए मैं तुमसे भागता रहा, कभी तुम्हें समझने समझाने की कोशिश नहीं की। खुद की आत्मग्लानि कम करने के लिए तुम्हें हर खुशी देता रहा। तुम खुद को केवल भोग्य ना समझो, इसीलिए तुम्हें पढ़ाने के पीछे पड़ा रहा। क्या चाहती थी ये समझकर भी ना समझ बना रहा। तुम तो ना समझ थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी सतर्कता के नियम नहीं समझाए। मेरी परखी नज़रें समझ गई थी कि निदान कैसा व्यक्ति है, पर मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। जानता था कि तुम मुझे जलाने के लिए उसकी तारीफ करती हो, और मेरे रोकने टोकने पर इसे मेरी ईर्ष्या समझकर खुश हो जाओगी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम भी मुझे माफ़ कर दो अवनी, मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता। मन की गांठ खुल चुकी थी। वो एक दूसरे के पावन स्पर्श की गुदगुदाहट से विभोर हो रहे थे। ये उनके मन की सुहाग रात थी। पूनम का चांद कुछ देर झीने पर्दे से आत्म मुग्ध होकर युगल होकर निहार कर बादलों में छुप गया।